आरती जी। यहाँ क्यों आई हो? ओ अच्छा, पंडित रामनारायण जी का घर है। लेकिन बेटा फोन पर ही बात कर ली होती, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अब ठीक है, आई गई हो तो जाके उनसे बात कर लो और हवन सामग्री की सारी लिस्ट ले लेना। जरा जल्दी करना बेटा, मुझसे ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाएगा। वैसे अच्छा होता तो मुझे तो उमा और संदीप के साथ गाड़ी में ही छोड़ आती। मामा आप अंदर तो चलिए ना। कैसी बातें करती हो आरती? ब्राह्मण के घर सीधे अस्पताल से? ना नहाई ना धोई, क्या करती हो आरती? मामा मामा ये पंडित जी का घर नहीं है। तो फिर खामखा यहाँ क्यों आई? घर पे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। चलो साहे पैलेस जल्दी चलो। मामा मामा हमें माफ कर दीजिए। सारे पैलेस को नहीं बचा पाए मम्मी। काबरा ने जो कहा कर दिखाया। जो सहाय पैलेस मेरे हाथों से चला गया, राय साहब का सपना टूट गया। चलो आप अंदर। आरती, तुम मुझसे झूठ बोलती रही। आप अंदर ठीक हूँ बेटा। काबरा, बस बेटा पानी दे। उमा कहाँ है बेटा? मम्मा वो मधु का रूम साफ कर रही है। वो तो मैंने कब से कर दिया।
उसे कहो कुछ करना है तो कपड़े सूख गए होंगे वो ले आए। कपड़े सूख गए होंगे? कपड़े कब के सूख भी गए हैं और प्रेस भी हो गए हैं। अच्छा जी। जी हाँ, ये हम दोनों का कमाल है, मेरा और उमा का। अब वैसे उमा ने मामा 2-4 छोटे मोटे रुमाल प्रेस किए, बाकी के सारे बड़े बड़े मोटे मोटे कपड़े मैंने प्रेस किए हैं। और मधु, आरती बता रही थी कि तुमने आलू के साथ साथ अपनी उंगली भी काट ली थी। वो तो मामा अब ठीक हो गई। मामा, वो सारी पुरानी बातें, ये दोनों कम समय में घर के कामों में एक्सपर्ट हो गई हैं, एक्सपर्ट। मामा वो इसलिए क्योंकि जो मैं कहता हूँ ना, ये दोनों वही करती हैं। सच, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सारे बच्चे साथ साथ हैं। अजीब नियम है कुदरत का। अमीरी लोगों को तोड़ती है और गरीबी जोड़ती है। गरीबी वरीबी कुछ नहीं मामा, कुछ नहीं। हम सब मिलके काम करेंगे और आप देखना, हमारे पुराने दिन फिर से लौट आएंगे। क्यों भाभी? एग्जैक्टली। लेकिन मामा, अमित का क्या करें? वो अभी भी यही सोचता है कि ये सब उसके वजह से हुआ है। वो ऐसा क्यों सोचता है बेटा? वो तो घर में सबसे बड़ा है। उसे तो राय साहब की बहुत सी बातें याद होंगी। मामा हमें ही बताओ ना पापा के बारे में। मामा प्लीज बताओ ना। हाँ मम्मी, बताइए ना प्लीज। क्या बताऊं बेटा? पार्टीशन के बाद राय साहब एकदम खाली हाथ आए थे। सब कुछ छूट गया था। अगर उनके पास कुछ बचा था तो वो थी उनकी हिम्मत और हौसला। एक बात और थी राय साहब में, जो कुछ भी करने की ठान लेते थे करके ही रहते थे, चाहे कुछ हो जाए। 18-18 घंटे काम करते थे। जानते हो उन्होंने अपने सबसे पहली दुकान कितने रुपए में शुरू की थी? 127 रुपए में, और वो भी एक मारवाड़ी से कर्ज लेकर। रोज की रोज पैसे भरने पड़ते थे। रोज शाम को आ जाता था अपने पैसे लेने। अच्छा? हाँ, उन दिनों ये बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस थोड़े होते थे, साहूकारों से ही कर्ज लेना पड़ता था। लेकिन मामा, पापा दुकान से मिलों तक कैसे पहुंचे? उन्होंने सोचा, जो कपड़ा मैं बेच रहा हूं उसे खुद क्यों नहीं बना सकता। बस एक छोटी सी जगह किराए पर ली, 4-6 कारीगर जुटाए और कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। वाह मम्मा, पापा ने खुद कपड़ा बनाया था? वो छोटे से छोटा काम करने में भी हिचकिचाते नहीं थे। आज जहां सहाय टेक्सटाइल्स की जमीन है, वहीं पर थी उनकी पहली फैक्ट्री, 6 कारीगरों वाली। माँ, पापा ने कमाल कर दिया था ना? बेटा, अगर मन में लगन हो तो हम में से कोई भी ये कमाल कर सकता है। ऐसा थोड़ी है कि राय साहब के इतने लंबे सफर में उन्हें कोई तकलीफें ना आई हो, कोई परेशानियां ना आई हो। यही तो होता है वक्त का तकाजा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यही नियम होता है। तुम लोग तो खुशी मनाओ कि हम सब साथ हैं और हमारे पास थोड़ी बहुत पूंजी भी है। राय साहब तो एकदम अकेले थे। 0 से शुरू किया था उन्होंने सब कुछ। आप बिल्कुल ठीक कहती है मामा, एकता में ही ताकत होती है। हम लोग सब मिलकर कुछ काम करेंगे। हाँ मामा, अमित भैया और भाभी का एक्सपीरियंस तो है ही, और फिर अच्छे बुरे अनुभवों से ही तो कुछ रास्ते निकलते हैं। मामा, हम लोग कुछ नए सिरे से कुछ अच्छा काम करेंगे। बात तो सही है संदीप, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे बिजनेस शुरू करने के लिए माहौल ठीक है। आई थिंक वी शुड वेट फॉर सम मोर टाइम। ठीक है, लेकिन हम वक्त क्यों बर्बाद करें? तब तक मैं कोई जॉब करूंगी। और मैं भी कुछ ना कुछ काम करूंगा, कुछ भी मिलेगा, छोटा मोटा कुछ भी। जो भी करो बेटा, बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। अब मेरे परिवार को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। और जिसकी नजर लगी है ना मामा, उसका भी इलाज है। काबरा चाहे जहां भी हो, ज्यादा देर तक मेरी नजरों से बच नहीं पाएगा वो। बेटे, अगर मैं
सीरियसली बात कहूं तो सुनोगे? सीरियसली? हाँ, ना तुम्हारी माँ ने कभी मुझे सीरियस लिया था और नहीं तुमने। आफ्टर ऑल मैं भी तो इंसान हूं। डैड आप बोलिए, आपको जो कहना मैं सीरियसली सुन रहा हूं। बेटे, जिंदगी में बहुत भटकने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि तुम ठीक थे, मैं गलत। ओहो, थैंक यू सो मच डैड, आपने इतना सोचा तो। बेटे, मेरी आंखें खुल गई। तो आप इन खुली आंखों से करना क्या चाहते हैं डैड, जरा डिटेल में मुझे बताइए। बेटे, मैं साहे परिवार की मदद करना चाहता हूं। ख्याल अच्छा है डैड, लेकिन आपकी इस बात का विश्वास कौन करेगा? क्या मतलब? मैं कहना तो नहीं चाहता हूं डैड, लेकिन आपकी जो इमेज है ना, बहुत गड़बड़ है। आप जाएंगे मदद करने और लोगों को लगेगा कि आप कोई नया ड्रामा करने जा रहे हैं। अरे जब आपकी बात का मुझे भरोसा नहीं हो रहा तो किसी और को कैसे होगा? बेटे, कैदियों को भी जेल में सुधरने का मौका दिया जाता है और फिर मैं तो। डैड आप क्या बोल रहे हैं पता नहीं। बस बेटे चुप। तुम जो कहना चाहते हो ना, मैं सब समझ गया हूं। चलता हूं बेटे, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि अपने साथ साथ बेटे साहे परिवार की भी देखभाल करता। ये लो बेटे, मैंने सब चेक साइन कर दिए हैं। जितने पैसे चाहिए हो ना, ले लेना। अब इन पैसों की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है बेटे। ख्याल रखना बेटे। डैड आप क्या सचमुच साहे परिवार की मदद करना चाहते हैं? तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप मेरे साथ गेस्ट हाउस चलिए, हम जाके आरती भाभी और मम्मी जी से मिल के आते हैं। चलिए। लेकिन बेटे मेरा वहां। माफी मांगनी पड़ेगी आपको। मांग लीजिएगा डैड, मांग लीजिएगा। माफी? किस बात की माफी मांगने आए हो टंडन? भाभी, इस बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं जिंदगी भर पैसों में उलझा रहा, अपनों और परायों में फर्क नहीं कर पाया। इंसान को जिस मोड़ पर अपनी गलती का एहसास हो जाए टंडन, उसे वहीं से एक अच्छा इंसान बनकर आगे बढ़ जाना चाहिए। पीछे देखने के लिए ना तुम्हारे पास कुछ बचा है और ना मेरे पास। नहीं भाभी, है, बहुत कुछ है, और जो कुछ भी है वो सब आपका दिया हुआ है, राय साहब का दिया हुआ है। मैं जिंदगी भर गुनाह करता रहा। ये वक्त मेरे प्रायश्चित का है भाभी। मैं सारे परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूं। चलिए भाभी, अब आप इस गेस्ट हाउस में नहीं रहेंगी, अब आप मेरे घर पे रहेंगी। भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मेरा बहुत बड़ा बंगला है। चलिए भाभी। टंडन, मैं भी यही सोचती थी कि बंगलों में रहने वाले चार दीवारी में खुश नहीं रह सकते, पर यह मेरी गलतफहमी थी। पहली बार इस चार दीवारी ने मेरे परिवार को जोड़ा है। मैंने अपने बच्चों की आंखों में एक दूसरे के दुख दर्द के लिए तड़प देखी है। इसे छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूं भाभी। हाँ, सहाय परिवार के लिए मैं कुछ कर सकूं तो मैं बहुत बहुत बड़ा किस्मत वाला हूंगा। अगर सहाय परिवार के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाए तो मैं हंसते हुए दे दूंगा भाभी। बेटे, ये मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूं, ये मेरे दिल की आवाज है। हाँ बेटे। आई होप सो डैड। भगवान करे आज आप जो कुछ भी बोल रहे हो वो सच ही हो। प्रशांत, अपने डैड के साथ इस तरह की बातें ना करो, और मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। और रहा सवाल तुम्हारी मदद का टंडन, तो तुम वापस हमारे वेलविशर बन गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद है। फिलहाल मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। तुम्हारी भाभी में इतनी गैरत है कि वो अपने बच्चों को पाल सके। कभी जरूरत पड़ी तो जरूर बताऊंगी। टंडन, एक बेटे का प्यार तुम्हें मेरे दरवाजे तक खींच लाया है, वरना मेरे दो बेटे हैं, जवान बेटियां हैं, मेरी बहू है। उनके होते मैं कैसे दुखी रह सकती हूँ। दुख के ये बादल भी छट जाएंगे टंडन, और मैं वादा करती हूँ मेरी बेटी रितु की डोली तुम्हारे ही घर जाएगी, और तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगेगा कि तुमने अपने बेटे का रिश्ता किसी कमजोर घर में कर दिया है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? इतनी बटिया मेरे घर में बहू बन के आई, ये तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी भाभी। चलता हूं भाभी। एक मिनट रुकिए डैड। डैड, इस बार आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगा। डैड, जब मम्मी जी इस छोटे से गेस्ट हाउस को अपना घर समझ सकती तो मेरे पास तो बहुत बड़ा घर है जिसमें मेरे डैड अकेले रहते हैं। नहीं डैड, आज के बाद मैं आपको कभी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी नहीं।